जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जिस दिन यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स की शुरुआत हुई थी, हमने एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि इस पर्टिकुलर चीज के बाद कैसे रशिया अपने डिस्काउंटेड ऑयल को इंडिया को और ज्यादा बेचेगा और कैसे इंडिया भी अपने रशियन ऑयल के इंपोर्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हों या ना हो, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। इंडिया डेफिनेटली रशिया से आने वाले जो ऑयल की सप्लाई है उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दोस्तों, विद इन 2 डेज वो चीज यहां पे सच साबित हो चुकी है, बिकॉज हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है, जिसके अंदर अब ये चीज का निष्कर्ष निकाला गया है कि अब हम लोग वापस से रशियन ऑयल को भारी मात्रा में खरीदने वाले हैं, बिकॉज ईरान टेंशन्स के चलते जो मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल के फ्लोज थे उसके ऊपर रुकावट आ गई है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई, इंडिया मल्स रिटर्न टू रशियन ऑयल एज ईरान वॉर हॉल्ट्स मिडिल ईस्ट फ्लोज। यहां पर भी देखिए, ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भी कवर किया जा रहा है, इंडिया रिफाइनर्स टू एम्ब्रेस रशियन ऑयल अगेन फॉलोइंग दी ईरान क्राइसिस। इसमें पूरी की पूरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट को शेयर किया है। वो पोस्ट भी आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं अपनी एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्यों रशिया के पास ही वापस जाया जा रहा है, किसी और थर्ड कंट्री के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इसके साथ में सामने आई है दोस्तों, रशिया के द्वारा भी अब वेस्टर्न कंट्रीज को टॉन्ट किया जा रहा है। आप यहां पे देखिए, एक ये रशिया की एलएनजी कार्गो शिप है जो कि बेसिकली रशिया के यहां से निकली और ये निकलते हुए अपना पूरा रास्ता इन्होंने यहां पे ट्रेवर्स किया एंड उसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर एलएनजी कार्गो शिप की जो AIS डेस्टिनेशन होती है उसमें भी इंडिया का नाम भरा, बताया कि ये वाली शिप जो है ये इंडिया ही यहां पे जाने वाली है। आप लोग यहां पे देखिए, ये एक जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं अनास अलहाजी, इन्होंने इस चीज का यहां पे ब्यौरा दिया और बताया कि पहली बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि रशिया का एक LNG कैरियर है जो कि रेड सी के थ्रू ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन इन्होंने पहली बार ओपनली डिक्लेयर किया है कि इस पर्टिकुलर शिप की जो डेस्टिनेशन है ये यहां पे भारत होने वाली है। ये अपने आप में बड़ी बात है, बिकॉज जब से रशिया और यूक्रेन की टेंशन्स दोस्तों शुरू हुई हैं, तब से आप ये हिसाब लगा लीजिए कि रशिया कभी भी अपने जो ऑयल टैंकर्स हैं या फिर अपने जो LNG टैंकर्स हैं उनकी डेस्टिनेशंस कभी भी नहीं डालता था, वो उनको समुद्र में भेज देता था और जैसे जैसे उनको बायर्स मिलते थे या फिर सीक्रेटली वो इन टैंकर्स को उन कंट्रीज को भेजता था जो कि रशिया से इन चीज़ों को खरीदने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन अभी जब से ये टेंशन शुरू हुई हैं, पहली बार रशिया के द्वारा भी ये यहाँ पे ओपनली कहा गया कि हम तो जी इंडिया को LNG बेचेंगे, आपको जो करना है आप लोग यहां पे कर सकते हैं। ये जो यहां पे इंसिडेंट हुआ है, इस चीज के क्या मायने हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने वाले ऑयल के फ्लोज को बिल्कुल रोक दिया गया है। यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और इस पर्टिकुलर स्ट्रेट से ईरान किसी भी यहां पे पर्शियन गल्फ में आने वाली कोई भी जो गल्फ कंट्री है उसके तेल को निकलने दे ही नहीं रहा है। इस चीज का जो इम्पैक्ट है ये ग्लोबली तो बहुत बड़ा ही है, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्ट्रेट से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल पास करता था और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स सऊदी, UAE, कुवैत, इराक, कतर इसी पर्टिकुलर स्ट्रेट से ऑयल को पास करवाया करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज का नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी काफी पड़ा है। आप जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी का इंपोर्टर है और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 85 to 87% ऑफ हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं
वो हम लोग इंपोर्ट्स के माध्यम से ही पूरा करते हैं। उसमें से भी 50 से 55% ऑफ दैट फ्लोज जो हैं वो मेनली होर्मुज की स्ट्रेट से ही आते थे, मेनली जो कि गल्फ प्रोड्यूसर्स इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत जैसे इलाकों से ही हमें देखने को मिलते थे। और उसमें से भी अगर मैं एलएनजी सप्लाईज की बात करूं तो अगेन हम लोग उसी रास्ते पे हैवी तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। एंड चूंकि इंडिया इस तरह के रिस्क को बिल्कुल भी नहीं ले सकता, बिकॉज चूंकि एक तो हम लोग नेट इंपोर्टर हैं और उसमें भी हम लोग बड़े लेवल पे हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाहर से ही पूरी होती हैं। इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ, हमारी ऑयल मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। और दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इस पोस्ट को यहाँ पे किया गया कि सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग हरदीप सिंह पुरी ये बैठे हुए हैं, मुलाकात हुई और इन्होंने सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन एंड ऑल स्टेप्स विल बी टेकन in order to ensure availability and affordability of major petroleum products in the country। मतलब कि केवल अवेलेबिलिटी नहीं बल्कि इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से जो इन चीज़ों के दाम हैं वो यहाँ पे ना बढ़ें। इसमें जो इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लेने की बात करी है वो भी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, दे हैव डिस्कस्ड कि अगर ज़रूरत आन पड़ी तो हम लोग अनलिमिटेड तरीके से रशियन क्रूड को खरीदेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। नंबर 2 पे इन्होंने ये भी बोला कि पेट्रोल और डीजल के जो एक्सपोर्ट्स हैं हम उनको टेम्पररीली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अगर हमें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ा। इसको लेकर दोस्तों ऑलरेडी इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर चुकी है कि आपकी जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने आगाह कर दिया है कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो शायद आपको अपने एक्सपोर्ट्स रोकने पड़ेंगे। अभी रोके नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको पहले से ही इत्तला कर रहे हैं। नंबर 3 पे इन्होंने ये तक बोल दिया है कि अगर ज़रूरत लगी तो जो यहाँ पे एलएनजी जो नेचुरल गैस आती है उसके भी हम लोग फ्लोस को डाइवर्ट करेंगे। इस चीज़ को लेकर आप लोग बल्कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, खबर सामने आई है, ये इन्होंने कंपनीज को ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं कि एसेंशियल चीज़ों के लिए ही हम लोग आपको एलएनजी देने वाले हैं, नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए हम लोग आपको ये गैस की सप्लाई जो है वो नहीं देने वाले हैं। ये तीनों के तीनों स्टेप्स की बारे में बातचीत इसी पर्टिकुलर मीटिंग में हुई है। एंड अब दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल ओपन में आ चुकी है कि अब हम लोग अग्रेसिव तरीके से रशिया से ऑयल की परचेज को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रशिया ही क्यों, अब तो बल्कि और भी एवेन्यूज खुल चुके थे, अब तो वेनेजुला वाला एवेन्यू भी खुल चुका था पिछले ही हफ्ते। बल्कि ये भी खबर सामने आई थी कि वेनेजुला से भी हमने हमारे पहले ऑयल की जो शिपमेंट की बातचीत है वो यहाँ पे हो चुकी है। इसके पीछे के 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 दोस्तों, सब्सटेंशियल बड़े लेवल पे रशियन क्रूड जो है वो ऑलरेडी इंडिया के वाटर्स के आसपास घूम रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रशिया का जो तेल है वो आमतौर पे इसी तरीके से वो टैंकर्स को भेज देते हैं और जैसे जैसे डील्स होती रहती हैं वैसे वैसे वो पोर्ट्स पे डिलीवर होता रहता है। ये आंकड़ा राइट नाउ 9.5 मिलियन बैरल्स के आसपास का आंकड़ा है जो कि वहां पे ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है। एक तो ये रीजन है कि अगर हमें तुरंत चाहिए हुआ तो रशियन क्रूड रेडिली अवेलेबल है। नंबर 2 पे अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी इवन दो ब्रेंट क्रूड का जो दाम है वो $82 के आसपास चला गया है, रशिया अभी भी अपने क्रूड ऑयल के ऊपर $6 to $8 पर बैरल के आसपास का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि अभी भी वो तेल हमारे लिए उतना ही अट्रैक्टिव बन जाता है। एंड नंबर 3 ऑब्वियसली अगर मैं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स की बात करूं वो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हम लोग वहां पे नया प्लेयर नया एक्सपोर्टर क्यों ढूंढने जाएंगे जब हमें मालूम है कि रशिया के साथ तो हमारी पहले से ही सब चीज़ें बैठी हुई हैं, भले टर्मिनल्स हों, भले यहाँ पर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हों, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वाई वुड वी चेंज एट सच अ जंक्चर, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से हम लोग रशिया को ही अभी भी प्रेफर कर रहे हैं और किसी और कंट्री के साथ अभी भी यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ ये बहुत ही डेयरिंग स्टेप दोस्तों मैं मानूंगा, बिकॉज अब भले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स की बातचीत करें या ना करें, लेकिन इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, तो हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को डेफिनेटली इग्नोर करने वाले हैं। वैसे भी अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, तो उनकी कोई लीगैलिटी तो वैसे भी बची नहीं है। वैसे आपको बता दूं ये थोड़ा बहुत हमने जनवरी के महीने में रशिया के क्रूड ऑयल को खरीदना कम किया था, लेकिन फरवरी में वापस से हालात वैसे ही आ गए थे। आप देखिए, इंडियाज रशियन ऑयल इम्पोर्ट क्लाइम्स 6% इन फरवरी डिस्पाइट
फाइट दी यूएस प्रेशर। यस, जनवरी में हम लोग ज़्यादा तेल सऊदी से ले रहे थे, लेकिन फरवरी में इट वॉज बैक टू रशिया बिकॉज अगेन हमने वहाँ से इम्पोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस बीच में मुझे देखने को मिली है कि इस पूरे मामले में रशिया भी पीछे नहीं हट रहा, वो एक तरीके से वेस्ट को टॉन्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली रशिया के यहाँ से एक शिप निकली जो कि रशिया के नॉर्दर्न पार्ट से निकली, उसके बाद ये शिप जो है ये आपका नॉर्वेजियन कोस्ट के पास आई, नॉर्वेजियन कोस्ट के बाद इससे ये नीचे आई अटलांटिक के थ्रू ये वहाँ पे मोरक्को के थ्रू घुसती हुई मेडिटेरेनियन सी में आई, फाइनली सुएज कैनाल के थ्रू अल्टीमेटली ये रेड सी की तरफ जा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसको ध्यान से देखिए, इसकी जो AIS डेस्टिनेशन है इसको ओपनली लिस्ट किया हुआ था इंडिया, और दिखाया जा रहा था कि इवन दो यहाँ पे इतनी सारी टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन हम तो जी अपने जहाज़ को भेज रहे हैं और हमारे जहाज़ को कोई यहाँ पे नहीं रोक सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सबसे पहली बात तो रशिया की जो LNG शिप्स हैं वो डेस्टिनेशन मार्क नहीं करती हैं। अगर आप देखें उनके जो LNG टैंकर्स हैं उसके ऊपर लिखा मालूम है क्या होता है, फॉर ऑर्डर्स लिखा होता है, मतलब कि ये ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, आपके आसपास समुद्र में घूम रही है, आपको लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं। या फिर ये वेग पोर्ट्स का नाम लिस्ट कर देते हैं, या फिर अगर अल्टीमेटली कोई नहीं खरीदता तो चाइना को डाइवर्ट कर देते हैं, बिकॉज चाइना में तो इसकी ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन ये पहली बार इन्होंने इंडिया का नाम उसके अंदर लिस्ट किया। इसके दो बड़े मायने हैं कि अब हम लोग इंडिया को एनर्जी सप्लाई करेंगे, एंड नंबर 2, हमारी शिप्स को यहाँ पे कोई टच नहीं करेगा। भले ही हम लोग ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ पे टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे फ्लोज को यहाँ पे कोई भी रोकने नहीं वाला है। और इससे बल्कि ये चीज़ भी रशिया ने प्रूव कर दी कि ऑल्टरनेट एनर्जी कॉरिडोर्स अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। वेस्टर्न प्रेशर काम नहीं किया, सैंक्शंस काम नहीं किए, हमारा कार्गो ना केवल मूव कर रहा है बल्कि वो ट्रैकेबल है, और वो हम लोग बिना छुपाए यहाँ पे दुनिया के सामने मूव करवा रहे हैं। बाय द वे आपको बता दूं, कल दोस्तों रशिया ने ये तक बोल दिया कि हम लोग किसी प्रकार की एनर्जी क्राइसिस अगर इंडिया में होती है तो उसमें हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार ही खड़े हैं। मतलब कि रशिया वहाँ पर भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, अपनी हेल्प को ओपनली ऑफर कर चुका है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि इस पूरी चीज़ का इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों इंडिया के पास अभी भी 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल है और उसके बाद और 25 डेज ऑफ फ्यूल स्टॉक्स अवेलेबल है, यानी कि टोटल मान के चलिए 50 दिन से भी ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। नियरली 8 हफ्तों के आसपास का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए किसी प्रकार का इमीडिएट हाइक पेट्रोल या डीजल के दाम में नहीं होने वाला, एनर्जी सिक्योरिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाय द वे आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी सिचुएशन यूरोपियन यूनियन के लिए भी इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि वो भी अब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि शायद वो भी रशिया से तेल को जाकर के खरीद सकते हैं। सऊदी की भी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अब अपने तेल को रीराउट करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बजाय वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे रेड सी के माध्यम से अपने तेल को भेजें। इसका जो रास्ता है वो उनके लिए बहुत लंबा पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, जब वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उनको ये सब स्टेप्स भी यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं। जो भी होगा आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।